लारिब की हालत मज़ीद ख़राब होने लगी थी। उसे पैनिक अटैक आने लगे थे। अमान उसे लेकर घर तो आ जाना चाहता था, लेकिन अब उसकी हालत देखते हुए वो हॉस्पिटल लेकर चला गया और ज़ावियर को कॉल करके माला और नूर को भी साथ लाने को कहा। ज़ावियर भी जल्दी से माला और नूर को लेकर हॉस्पिटल आ गया। क्या हुआ अमान? लारिब को हॉस्पिटल क्यों लेकर आए हो? वो ठीक तो है ना? ज़ावियर ने परेशानी से पूछा। फिर अमान ने सोहा की सारी कारस्तानी और जो कल रात सफ़ीर लारिब के साथ कर चुका था, सब बता दिया, जिसे सुनते ज़ावियर का भी गुस्से के मारे बुरा हाल था। उस सफ़ीर की तो मैं मेरे हाथों मरेगा वो। ज़ावियर गुस्से में आकर हॉस्पिटल से सफ़ीर के पास जाने लगा कि अमान ने रोक दिया। अभी सफ़र करो ज़ावियार। अभी तो मैं उसकी हालत ऐसे कर आया हूँ कि वो अब हमारी लारिब को देखेगा भी नहीं, और हमारा भी लारिब के पास रहना ज़रूरी है। किंग के लोग मुसलसल लारिब पर नजर रखे हुए थे। उन्हें ये भी पता चल गया था कि लारिब हॉस्पिटल में एडमिट है, इसलिए अब वो हॉस्पिटल के बाहर खड़े थे, बस मौका मिले और वो उस लड़की को उठाकर अपने बॉस के पास ले जाएं। थोड़ी ही देर बाद डॉक्टर बाहर आए थे। डॉक्टर, मेरी बहन कैसी है? अमान जल्दी से डॉक्टर के पास गया। देखिए, उनकी हालत देखते लग रहा है कि शायद उनके साथ किसी ने ज्यादती। डॉक्टर, उस बात को छोड़े, ये बताएं कि मेरी बहन ठीक तो है ना? अमान गुस्से से बोला। डॉक्टर तो अमान को गुस्से में देखकर डर गई, इसलिए सीधी बात पर आई कि उन्हें होश तो आ गया था, लेकिन बहुत पैनिक हो रही थी, इसलिए दोबारा से उन्हें बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया है। अब शायद उन्हें होश आए तो कुछ बेहतर हो। देखते हैं, अगर उनकी हालत ठीक हुई तो आपके साथ घर जा सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर। डॉक्टर भी सह हिलाकर वहां से चली गई। ज़ावियार, तुम इसके पास ही रहना। मैं उस सोहा का बंदोबस्त करके आता हूँ। उससे मेरी बहन को बहुत तकलीफें दी है ना, हर एक तकलीफ से उससे गुजारूंगा। तुम जाओ, मैं हूं यहाँ पर। ओके। अमान बहुत गुस्से में हॉस्पिटल से घर के लिए निकला था। घर जाकर वो सीधा टॉर्चर रूम में गया, जहाँ अंधेरा ही अंधेरा था और अंदर किसी के रोने की आवाज़ें आ रही थी। अमान ने लाइट जलाई तो सामने दीवार के साथ बैठी सोहा ने रोशनी की वजह से आंखें बंद की थी। अमान गुस्से में आते सोहा की तरफ गया। सोहा तो अमान को देखकर और सहमकर दीवार के साथ चिपकने की कोशिश कर रही थी। अमान उसके सामने जाकर घुटनों के बल बैठा। कैसा रहा तुम्हारा ये टाइम? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छा रहा होगा। सोहा धुई चीज समेत होते हुए नफे में सर हिला रही थी। "म- माफ कर माफ कर दे प्लीज।" लेकिन अमान तो कुछ और ही सोचे बैठा था। इतनी जल्दी मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। तुमने मेरी गुड़िया को तकलीफें दी हैं, तो उन सब की सजा तुम्हें मिलेगी। जो जो तकलीफ तुमने उसे दी है, वो सब तुम्हें भी महसूस करनी होगी। जबकि ये सब सुनते सोहा ऐसी थी जैसे उसकी रूह अभी फना हो जाएगी। अमान ने गार्ड्स को अंदर बुलाया। गर्म खोलता हुआ पानी लेकर आइए। जरा मैडम की खातिरदारी की जाए। अमान ने शैतानी मुस्कुराहट से कहा तो गार्ड्स सर हिलाते जा चुके थे। नहीं प्लीज। ये सब सुनते सोहा को अपने इर्द गिर्द दुनिया घूमती हुई महसूस हुई थी, लेकिन अमान उसकी बात को इग्नोर किए उसके बंधे हाथ खोलने लगा। सोहा डर से हद से ज्यादा कांप रही थी। तुम मेरी बहन को तकलीफ पहुंचाओ और मैं तुमको माफ कर दूं, ये कभी सोचना भी मत। इतने में वो गार्ड्स पानी लेकर आ गए। उबलता हुआ पानी देख सोहा तो मरने वाली हो गई थी। रखो इसे इधर और जाओ बाहर। अमान ने गार्ड्स को कहा तो वो चला गया। अमान ने सोहा के हाथ पकड़कर पानी के पास किए। नहीं प्लीज। लेकिन अमान उसके हाथ उबलते हुए पानी में डाल गया था। सोहा की चीखें उस टॉर्चर रूम में गूंजी थी और आंसू बहते समंदर की तरह उसकी आंखों से निकलने लगे थे। महसूस करो मेरी बहन की तकलीफ, उसको भी ऐसे ही तकलीफ हुई होगी। और सोहा की आंखों के सामने वो मंजर घूमा था जब लारीब के ऊपर चाय गिराई थी और ऐसे ही तड़प रही थी वो। 10 मिनट तक अमान ने उसके हाथ उबलते पानी में रखे थे और फिर बाहर निकाले। सोहा ने फटी आंखों से पानी और हाथ देखे थे। वो बेहद जला हुआ था। अब तो सोहा तकलीफ और डर से चीख भी नहीं रही थी। उसकी चीखें अमान को देख के गले में अटक गई थी। अब और तुम्हारे साथ क्या किया जाए? हम्म अमान कुछ सोचते हुए बोलने लगा, जबकि सोहा सोच रही थी कि अभी अभी उसे तकलीफ मिलेगी। अभी तो वो ये तकलीफ झेल रही थी। चलो, तुम्हारा हाथ काट देता हूँ। इन हाथों से ही तुमने सफ़ीर के जूस में वो मेडिसिन डाली थी ना, और फिर उसी वजह से मेरी बहन को तकलीफ हुई। अमान अपना चाकू निकालता उसके सामने लहराने लगा और सोहा तो अपने झुलसे हुए हाथ पीछे करने लगी। अमान ने गुस्से में आते उसके हाथ पकड़े और आहिस्ता आहिस्ता उसके बाजू पर कट लगाने लगा। अब तो सोहा में चीखने की भी हिम्मत नहीं थी, इसलिए जोर जोर से आंखें मीचे चीख अपने दांतों तले दबाए वो अपने गुनाहों की सजा भुगत रही थी। अमान ने कट लगाते लगाते उसका सारे बाजू ही काट दिया था। खून बह बह कर जमीन को लाल कर गया था
और सोहा तो कब की बेहोश हो चुकी थी, लेकिन उसे बेहोश देखकर भी अमान की वहशत कम नहीं हुई थी। जब तक उससे पूरा हाथ काट ना दिया, अमान को सुकून नहीं आया था। वो बेहोश हुई सोहा को एक हकीर नज़र डाले बाहर चला गया फेंको इसे उस डॉक्टर के घर। और फिर अपने रूम में चला गया और गार्ड उसे लेकर सफ़ी के घर फेंक आए थे। दोनों ही सोहा की हालत देखते दंग थे। वो तो यकीन नहीं कर रहे थे कि ये सब अमान ने किया है। उन्होंने हमेशा अमान को एक अच्छा इंसान ही समझा था, लेकिन ये सब देखते वो तौबा तौबा कर रहे थे। सुबह अमान के आने से पहले एक डॉक्टर जाविया के पास आया। सर, जल्दी से ये मेडिसिन लेकर आए। आपकी पेशेंट की हालत बिगड़ रही है। ये सुनते ही नूर और माला परेशान हुई। जाविया भी हड़बड़ाता हुआ पर्ची पकड़ता बाहर को भागा था। ये सबसे बड़ी गलती कर चुका था वो। अभी जाविया बाहर गया ही था कि वहाँ किंग के लोग जो आम लिबास पहने घूम रहे थे, लारिब के कमरे में गए थे और लारिब को उठाकर वो बाहर आए थे। ए, कहाँ ले जा रहे हैं? माला ने उनको लारिब को ले जाते हुए देखा तो पूछने लगी। माला और नूर दोनों ही लारिब को उन आदमियों से छुड़वा रही थी। छोड़ो, छोड़ो लारिब को। वो मदद के लोगों को बुला रही थी, लेकिन उन आदमियों के हाथों में गन देखकर कोई उनके पास नहीं आया था। और फिर ये दो नाजुक सी लड़कियां उन आदमियों के आगे क्या ही काम कर सकती थी। अभी वो दोनों छुड़वा ही रही थी कि एक आदमी ने माला के सर पर कुछ मारा था कि वो गिराकर नीचे गिरी थी और नूर को भी बेहोश करते वहां से खिसक गए थे। जावियार मेडिसिन लेकर वापस आए तो सामने ही नूर को बेहोश और माला को सर पकड़े बैठा देख जल्दी से उनकी तरफ भागा। माला, ये क्या हुआ है? जावी, वो लोग लारीब को ले गए। माला अपना सर पकड़ते हुए उठते हुए बोली। कौन लोग? जावियान तो परेशानी से उधर देख रहा था, लेकिन दूर दूर तक कोई लोग नहीं थे। इतने में अमान भी हाथ में खाना पकड़े वहाँ आया था, लेकिन आगे वहाँ मामला देखकर वो परेशान हुआ था। ये क्या हुआ जावियार? इन लोगों को? और लारेब तो ठीक है ना? वो लोग लारेब को ले गए हैं, पता नहीं कौन लोग थे। कैसे जावियार, तुम कहाँ थे? अमान गुस्से से चीखा था। मैं मेडिसिन लेने गया था। ये किंग के ही लोग होंगे। मैं छोड़ूंगा नहीं। मैं तुम्हें किंग, अगर उसने मेरी बहन को कुछ किया, आज तो उसका आखिरी दिन है मेरे हाथों। उसकी मौत होकर रहेगी। बहुत पुराने हिसाब चुकता होने वाले हैं उससे। अमान गुस्से से खाना वहीं फेंकते बाहर को भागा था। जावियार भी माला की पट्टी करवाते माला को और नूर को पकड़े गाड़ी में बैठा था। जावियार ने इनको कॉल करके सारी सिचुएशन बताई थी। कयान को भी बता दिया और अब उन्हें एक मिशन के लिए जाना था। ये उनका आखिरी मिशन होने वाला था। एन का तो बस से ही चल रहा था वो उड़कर किंग महल पहुंचकर उनके टुकड़े टुकड़े कर दे। वो कैसे उसके लारिब को हाथ लगा सकते थे। मीर, चलो आज ये खेल खत्म करते हैं। खेल उससे शुरू किया था ना, आज खत्म मैं करूंगी। और मीर, मैं उस लोगा को आसान मौत नहीं देना चाहती। जो जो सामान मैं बोलूंगी वो इकट्ठा करो। उससे उससे ऐसी इबरतनाक मौत देना चाहती हूँ कि उस सारी दुनिया उसे देख ले। और साहिल को अभी तैयार करो। साहिल को क्यों? मैंने हैरानगी से पूछा। फिर जोहन ने उससे बताया, एक दफ़ा तो मीर भी छुड़छुड़ी लेकर रह गया था। ओके, मैं साहिल को भी साथ लेके आता हूँ। कयान भी ब्लैक महल पहुंच चुका था। आज वो यहाँ अकेला आया था। उससे पता था कि उन दुश्मनों की मौत का परवाना उनके पास है और आज कयान भी अपनी एन का साथ देने आया था। अमान, हमारी लारीब को बचा कर ले आइए ना, नूर ने रोते हुए कहा। नूर, आप परेशान मत हो। हम इंशाल्लाह लारिब को वापस लेकर आएंगे। आप फिक्र मत करें। और फिर से एन, मीर, कयान, साहिल, सैन, साव्यार, अमान और उनकी टीम तैयार थी। एन तो कयान को देखकर खुश हुई थी। डार्लिंग, आज का मिशन मुकम्मल हुआ तो कोई बहाना नहीं चलेगा। सीधा घर चलेंगे। कयान ने एन के कान में सरगोशी की। जरूर खबीजी। एन ने भी आंख विंक की तो कयान मुस्कुरा दिया। कभी कभी इन कामों के अलावा और भी कुछ किया करो डार्लिंग। मैं बहुत खुश हूँगा। कयान ने मजीद तंग करते हुए बोला, एक दफा घर चले आन, इन कामों के अलावा सब कुछ करके दिखाऊंगी, जिससे आप भी खुश हो और मैं भी खुश। एन जबान चढ़ाते हुए मीर के पास चली गई तो कयान मुस्कुराकर नफी में सर हिला गया और सब लोग गाड़ी में बैठे थे। जो और उस्मान उन सबको देख रहा था। वो चोरी चोरी पहले ही एन और मीर की गाड़ी की डिक्की में चुप कर बैठ गया था। वो जानना चाहता था कि उसके बाप और खाला कैसे कत्ल करते हैं और उनसे भी दो हाथ आगे निकलने वाला था वो। लारिब को होश आ चुका था। अब उसके सामने किंग, लोका और नवाज बैठे उसे शैतानियत भरी नजरों से देख रहे थे। वो जब से होश में आई थी बस अपनी बड़ी को ही पुकारे जा रही थी और लोका, किंग, नवाज शराब पीते हवस भरी नजरों से उसे देख रहे थे। अब तो लारिब का चीख चीख कर गला भी बैठ गया था। अब वो खूबसूरत नजरों से सामने उस कंधे अंकल को देख रही थी जिससे उसकी माँ के साथ बुरा किया था। आपने मेरी मामा को भी मारा था ना? यूं?
गंदे अंकल, लारे रोते हुए बोली। उसकी आंखें रो रो कर सूज चुकी थी। हाँ, तेरी माँ के साथ मैंने ही किया था, लेकिन तेरा वो भाई ऐन वक्त पर तुझे बचा कर ले गया मेरे हाथों से, वरना तो कब की मेरी रानी बन चुकी होती। लेकिन अब तेरा भाई आएगा ना, उसे सबसे पहले मैं मारूंगा और फिर वो अधूरा काम पूरा करूंगा जिस काम के लिए तुझे रानी बना कर रखना है। लेकिन उससे पहले तुझे उस काम का ट्रेलर दिखाना चाहता हूं, ताकि तू उस काम के लिए तैयार हो सके। और ये ट्रेलर दिखाएगा मेरा दोस्त लोका। किंग ने लोका के कंधे थपथपाते हुए कहा तो लोका ने उसे शैतानी बड़ी मुस्कुराहट से देखा। ए रफीक, एक लड़की लेकर आ हमारी खिदमत में। लोका भी हपासत से कहने लगा, मेरे बड़ी आएंगे तो आपको मारेंगे। तारिफ सूसू करती हुई मासूमियत से बोली। तेरा बड़ी आएगा तो तेरे बाप की तरह उसे भी मार दूंगा। नहीं नहीं गंदे अंकल, मेरे बड़ी को कुछ मत करना, मैं आपको मारूंगी। लारिब अपने भाई के बारे में सुनकर अपना रोना भूलकर गुस्से से बोली। इससे पहले कुछ और कहती, रफीक एक छोटी सी लड़की को खींचकर कमरे में लेकर जाने लगा जो चीख रही थी। छोड़ो अंकल, मुझे छोड़ो। लारिब उसे देखकर एकदम सहम गई थी। वो उसी की एज की लड़की थी जो शैतानों के हाथ आ गई थी। ये ले लोगा, जरा इस बच्ची को ट्रेलर दिखा। नहीं नहीं, छोड़ो मुझे। वो लड़की अपनी जिंदगी की अपनी इज्जत की भीख मांग रही थी, लेकिन उन शैतानों को कहाँ रह माने वाला था। लोगों ने उस लड़की की कमीज आस्तीन से फाड़ी तो लारेब की चीख निकली। लोगों ने उस लड़की की चीखों पुकार बंद करने के लिए एक थप्पड़ उसे मारा था कि वो लड़की ऊंधे मुंह नीचे गिरी थी और लारेब भी अपने मुंह पर हाथ रखे अपनी सिसकियां रोक रही थी। अब वो सहम कर लोका को देख रही थी। फिर उस शैतान ने उस लड़की के सारे कपड़े ही फाड़ दिए थे। नहीं नहीं, छोड़े अंकल मुझे। वो लड़की अभी भी अपने आप को उन दरिंदों से बचा रही थी। ए ए, छोड़ दो मेरी माँ को। लारी वो मंजर देखते दिमाग में शदीद दर्द उठा था। कई मासी के मंजर लारिब की आंखों के सामने धुंधले धुंधले नजर आने लगे थे, जहाँ उसकी माँ की चीखों की आवाज़ें आ रही थी, जहाँ उसके बाप को मारा जा रहा था। मामा, मामा, मामा बचाओ, बचाओ, मार दिया, मार दिया, बचाओ, बचाओ। लारिब अचानक से ऊंची ऊंची चीखने लगी और दूसरी लड़की तो कब की तकलीफ बर्दाश्त करते शायद मर गई थी या बेहोश हो गई थी। और लारिब के सर में शदीद दर्द होने लगा और इसी की वजह से वो भी ज़मीन पर धड़ाम से गिरी थी। लोका उस लड़की को छोड़कर अलग हुआ और शैतानी हंसी हंस से बाहर चला गया। बाहर फेंको इस लड़की को और मेरी रानी को रात को तैयार करो, जश्न मनाएंगे हम अपनी रानी के साथ। वो किंग नवाज को कहता वहां से उठकर बाहर चला गया। जल्दी गाड़ी चलाओ, अगर उससे मेरी बहन के साथ कुछ भी बुरा किया तो पता नहीं मैं क्या कर जाऊंगा। अमान का चेहरा सबसे सुर्ख हो रहा था। उससे अपनी बहन की बहुत टेंशन थी। क्यों ना होती, वो उसकी गुड़िया थी। अब उन दरिंदों की हाथ लग गई थी। कुछ नहीं होगा हमारी लारिब को, हम सब हैं ना, हम उसे लेकर वापस आएंगे। मीर, जो मैंने कहा वो कुछ ले आए ना तुम। एन मीर को देखकर पूछने लगी। एहन, मैंने सब कुछ ले लिया, तुम फिक्र मत करो। और साहिल, तुम तैयार हो ना? मैं तो तैयार हूं, बस हुक्म करो एहन। शुक्र है तुम्हारी ये पढ़ाई हमारे काम आएगी। आगे थोड़ी ही देर में वो सब किंग महल के सामने खड़े थे। सब किंग महल को देख रहे थे और उसके इर्द गिर्द फैले लोगों को देख जो कि किंग महल की रखवाली कर रहे थे। पहले हम आहिस्ता आहिस्ता इन लोगों को मारेंगे ताकि हमारा रास्ता खुला हो जाए। उसके बाद अंदर जितने लोग होंगे ना, अमान, जैन, वो तुम लोग संभालोगे। डन। जैन और अमान ने कहा। एहन, मीर, साव्यार और कयान ने एक दूसरे को देखा और हाँ में सहिलाते गोलियां बरसाना शुरू कर दी। दूसरी तरफ से भी मुकाबिल लोग अब अपना बचाव करते गोलियां चला रहे थे। एहन और साव्यार तो बाहर खड़े लोगों को गाजर मूलियों की तरह काट रहे थे और कयान गोलियों से उनके दिमाग उड़ाता जा रहा था। गोलियों की तरतराहट से किंग महल गूंज उठा था और अंदर बैठे लोका, किंग और नवाज हैरान थे कि इतनी जल्दी कैसे पहुंचे। उन्हें कैसे पता चला कि लारिब उनके पास है, क्योंकि वो जानते थे कि किंग महल पर हमला करने का हौसला सिर्फ और सिर्फ ईविल की और उसकी टीम ही कर सकती है। इसलिए वो समझ चुके थे कि अब उनका मुकाबला करने की बारी आ चुकी है। अब लोग यहाँ तो वो ईविल को मारेंगे या खुद मरेंगे। वो लोग एक दूसरे को देखते हुए कुछ सोच रहे थे। नवाज, तुम्हारा काम शुरू। जाओ, जाकर बंदूक को लेकर उसका मुकाबला करो, तब तक हम कुछ करते हैं। ओके। नवाज अपने बंदूक को कॉल करता बाहर खड़े दुश्मनों का मुकाबला करने का कहने लगा। खुद भी गन लेकर बाहर चला गया। ईविल टीम जब बाहर निकली थी तो गाड़ी की डिक्की से उस्मान भी बाहर आ गया था और अब वो अपनी खाला और अपने बाप और चाचू को देख रहा था वो कैसे उन लोगों को मार रहे थे।
और वो भी एक गार्ड की गन उठाता अपने हाथ में लेता गाड़ी के पीछे छुप गया। और शुमान 12 साल का था। आखिर वो एक 20 का बेटा था, तो वो कैसे हिम्मत हारता, कैसे कमज़ोर होता। इससे वो गन उठाता अब अपने बाप और खाला की तरह बनना चाहता था। एविल टीम बाहर के लोगों को अब खत्म करके किंग महल के अंदर मौजूद थी, जहाँ सामने से आते नवाज को अपनी टीम के साथ आते देख एविल के और बाकी लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट थी, क्योंकि आज उस किंग और उसके चमचों का आखिरी दिन था। आओ आओ नवाज चचा, आपका ही इंतजार था। साव्यार सर्द लहजे में बोला। ओह भतीजे, कैसे हो तुम? तुमसे मिलने का बहुत ही शौक था। देखो, आज हमारा आमना सामना हो ही गया। क्योंकि चचा जान, मैंने सोचा आपसे आखिरी मुलाकात कर लूं। देखते हैं आखिरी मुलाकात किसकी होती है। ये कहते हुए नवाज अपने आदमी को इशारा किया, तो वो भी एविल टीम पर टूट पड़े थे। दोनों टीमों में मुकाबला जारी था। साव्यार भी अपने चाकू से दुश्मनों की गर्दनें उड़ा रहा था। थोड़ी ही देर में नवाज के आदमी कटी हुई गर्दनों के साथ नीचे पड़े थे। इससे पहले कि एविल नवाज को मारती, साव्यार ने रोक दिया। नहीं एन, ये मेरा शिकार है। बचपन से ख्वाहिश थी कि चचा को अपने हाथों से मारूं। नवाज तो ये सब देख और सुनकर अपना गला खुश करते भागने लगा था कि साव्यार ने पकड़ लिया। अरे चचा, डर क्यों रहे हो? देखें, मैं वही हूं, जाव्यार, जिसे आप अपने हाथों से मारा करते थे। ग्रीन आंखों में से उस वक्त इतनी वहशत टपक रही थी कि नवाज उसकी आंखों में देखते कांप गया था। इन्हीं हाथों से मारते थे ना? ये कहते साव्यार ने नवाज का हाथ काट दिया था कि नवाज की चीखें पूरे महल में गूंजी थी। और अंदर बैठे किंग और लोका भी अब उनका मुकाबला करने को तैयार थे, क्योंकि ईविल टीम पूरे महल को घेर चुकी थी। बाहर भागने का अब कोई रास्ता उनके पास नहीं बचा था। नहीं जाव्यार, मुझे माफ कर दो। नवाज तकलीफ से बोला। माफी लफ्ज का मेरे डिक्शनरी में कोई निशान ही नहीं है। ये कहते ही साव्यार ने अपने माँ बाप, अपनी जिल्लत, अपनी मार को याद रखते नवाज के दिल में अपना चाकू उतारा था कि खून का फवारा नवाज के दिल से निकला था। एक चाकू से साव्यार का दिल नहीं भरा था, तो कई चाकू वो नवाज के मुर्दा वजूद में उतार चुका था। पिछले 8 सालों की वहशत उस पे उतार कर सुकून हासिल कर चुका था। बस करो जाव्यार, वो मर चुका है। कयान साव्यार को इतना खतरनाक होता देखा तो उससे उसे रोकना चाहा। कयान तो बेचारा मासूम, कहाँ उसने ये मंजर देखा था। बस एक बार अपनी एन को एक आदमी का दिल निकालते देखा था। और एक अब लारेब कहाँ है? अमान भी पूरा महल देखते हुए बोला। लारेब, लारेब कहाँ हो तुम? अमान पूरे महल में आवाज से देने लगा। इतने कमरे थे कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि किंग ने लारेब को कहाँ रखा होगा। अभी अमान कोई और एक्शन लेता कि एक कमरे से लोका किंग और किंग के असार में डरी सहमी लारेब थी, जो अपने आप को छुड़वाने की भरपूर कोशिश कर रही थी। गुड़िया। अमान जोर से चीखा था और लारेब तो अपने बड़ी को देख चीखने लगी थी। बड़ी, बड़ी, बचाओ, बचाओ, ये गंदे अंकल ने मुझे मारा है और लड़की को भी मार दिया। लारेब बेचारी तो पागल होते चिल्ला रही थी और अपने आप को छुड़वाते अपने बड़ी के पास जाना चाहती थी। इससे पहले कि अमान ने कोई और आगे बढ़ता, किंग ने लारेब की कनपटी पर बंदूक रखी थी। अगर किसी ने भी एक कदम आगे बढ़ाया तो इसकी खोपड़ी उड़ा दूंगा। अमान के बढ़ते कदम रुके थे। किंग, छोड़ दो मेरी बहन को, वरना वो हाल करूंगा कि तेरी रूह कांप जाएगी। और तेरी तरफ तो पिछले कई हिसाब चुकता करने हैं। अमान चबा चबा कर बोला। जैसे तेरे बाप को मारा था ना, तेरी माँ का क्या हाल किया था याद है ना? बकवास बंद करो। अमान दाड़ा था। एन और लोका तो एक दूसरे को खा जाने वाली नसों से दिख रहे थे, जैसे एक दूसरे को मारकर ही दम लेंगे। आओ आओ इवेल, वैसे एक बात है, मुझे यकीन नहीं आता कि तुम मेरे सामने जिंदा हो। जिसको मैंने मारा था वो जिंदा कैसे बच गई? क्योंकि तुझ जैसे शैतान की मौत मेरे हाथों लिखी थी, इसीलिए मेरे खुदा ने मुझे जिंदगी दी है, ताकि मैं तुझे इबरतनाक मौत दे सकूं। और एएसपी साहब भी आए हैं अपनी बीवी के साथ। चलो अच्छा है, इस दफा दोनों की मौत एक साथ ही दूंगा मैं। बड़ी, मुझे बचाएं। लारीब की एक दफा फिर आवाज सुनाई दी थी। तो सब उसकी तरफ मुतवज्जा हुए थे। लारीब की हालत देखते हुए एन को सफ़ीर पर भी गुस्सा आया था। उसके गालों पर अभी भी दांतों के फीके निशान थे, लेकिन सफ़ीर से बाद में निपटने का सोचकर अभी वो किंग पर फोकस कर रही थी। एविल, अपने आदमियों को बोलो अपनी गन्स नीचे रखें और हमें जाने दें। किंग ने यहाँ से निकलने की एक और रास्ता निकाला था। ओके, लेकिन लारीब को कुछ मत करना, एन ने अपना हथियार डालते हुए कहा। मीर ने एन को हैरत से देखा, जिससे आंखों ही आंखों में इशारा किया था, जैसे मीर को समझाया हो। ये तुम क्या कर रही हो एन? ये हमारा दुश्मन है, अब हम उन्हें जाने नहीं देंगे। मीर गुस्से से बोला था।
मीर तुम चुप करो, लारिब मेरी बहन है और उसकी जिंदगी मैं खतरे में नहीं डाल सकती। मीर ने गुस्से से एन की तरफ देखा। मुझे तुम्हारे साथ आना ही नहीं चाहिए था। एन ने भी गुस्से से मीर को देखकर अपने आदमी को इशारा किया, तो आदमी इशारा समझते कंध सींचे रख गए। तुम ही लड़ो, मुझे मत बुलाना। चलो जैन, हमारा यहाँ कोई काम नहीं। मीर भी सैन को लेकर बाहर चला गया। सबने हैरत से उसे उन दोनों को देखा। उन दोनों को क्या हो गया है? कोई भी मामला समझ नहीं पा रहा था। लोग और किंग उन दोनों को लड़ते देखकर हंसे थे। अपनी ही टीम के लोग लड़ रहे हो तो हमारा मुकाबला क्या करोगे? लोका ने तनाफुर से कहा और लारे को यगमाल बनाए। किंग उसे बाहर की जानिब ले जा रहा था। लोका अपना हथियार कुल्हाड़ी अपने हाथों में पकड़े हुए था। इससे पहले कि किंग और लोका किंग महल का गेट अबूर करते, बाहर से सरसराती हुई गोली आकर किंग की टांग पर लगी थी। वो कराहकर नीचे गिरा था और उसके हाथ से लारीब की गिरफ्त ढीली हुई थी। सबने दरवाजे के बाहर देखा, जहां अर्शमान खड़ा, हाथों में पिस्टल पकड़े। उसका रुख किंग की तरफ था। सबको हैरत के झटके लगे थे कि अर्शमान यहाँ कैसे? मीर तो झटकों के सद में आ गया था। उसका बेटा यहाँ कैसे? अगर उससे कुछ हो जाता तो वो अनमोल को क्या जवाब देता? इधर आओ गुड़िया, भाग कर। अमान ने जल्दी से बोला। लारे भी अपनी बड़ी की बात सुनते अमान की तरफ भागी थी। एक जोरदार गोली चली थी। ठा, और लारेब वहां ही साकित हो गई थी। वहां ही खड़े अपने बड़ी को देख रही थी, जो कि अब लारेब की तरफ भाग रहा था। और उस वक्त अनजाने में ही लारेब के मुंह से सिर्फ एक लफ्ज निकला था, सिर्फ एक, एंजल। और वो उससे पहले कि नीचे गिरती, अमान ने उससे पकड़ा था। गुड़िया, गुड़िया उठो, उठो। लेकिन लारेब की आंखें बंद हो रही थीं। दूसरी तरफ सफ़ीर का दिल एकदम घबराया था। वो सोया हुआ था कि अचानक से उठ गया और गहरे गहरे सांस लेने लगा। छोटी दुनिया। उसके मुंह से निकला था, माथे पर पसीना आया। वो साफ करने लगा और उठकर पानी पीने लगा। और अब वो था और उसकी छोटी दुनिया की यादें। किंग ने दोबारा से गोली चलानी चाहिए, लेकिन इससे पहले मीर गोली चला चुका था, जो किंग की दूसरी टांग पर लगी थी। अर्शमान अब मीर के साथ आकर खड़ा हो गया था और मीर ने उसे घूर कर देखा। तुम तो घर चलो बेटा, तुम्हें बाद में बताता हूँ। और अर्शमान ने मुस्कुराकर मीर की तरफ देखा कि मैं भी देख लूंगा। और अर्शमान मुस्कुराया था, जिससे दोनों गालों के डिंपल शो हुए थे, जिसे देखते मीर को अर्शमान पर और गुस्सा आया था। डिम्पल अंदर करो अर्श, वरना तुम्हारी गालों को काट डालूंगा। फिर आपको प्रिंसेस से कौन बचाएगा? अर्श मीर को सिच करते बोला। तुम घर चलो पहले, फिर बताता हूँ मैं। अब वो फिर से एन की तरफ देख रहे थे। वो भी उनकी लड़ाई ही देख रही थी। किसी जगह तो दोनों लड़ना बंद कर दिया करो, एन ने गुस्से से कहा। लोका को भी एन के लोग घेर चुके थे। अब वो अकेला था और कुछ नहीं कर पा रहा था। बटी, लारिब ने अटक अटक के बोला। नहीं, नहीं लारे, तुम्हें कुछ नहीं होगा। अमान ने अपनी आंखें बंद की थी। मासी के मनासिर उसकी आंखों के सामने एक एक करके ले रहे थे। बाप को गोली लगना, माँ का चीखना, अपनी गुड़िया की हालत। एकदम से वो चीख उठा था और बंदूक की सारी गोलियां उससे किंग के वजूद में उतारी थीं। कि किंग तड़प गया था। किंग महल पूरा खून से भर चुका था। किंग की लाश को देखते अमान सैन से मुहातिब हुआ। जैन, लारे को जल्दी से हॉस्पिटल लेकर चलो। तुम इसका ख्याल रखना, जरा भी कोताही नहीं होनी चाहिए। जैन हमेशा हिलाता, लारिब को उठाता, अपनी टीम के कुछ बंदों को साथ लिए वहां से हॉस्पिटल के लिए निकल गया था। दो शैतानों का खात्मा तो हो चुका था। अब बारी थी लोका की। बस सबकी तवज्जो अब लोका की तरफ थी, जो कि रस्सी से बंधा अपने आप को छुड़वाने की कोशिश कर रहा था। एक दफा खोलो सही, तुम्हारा वो हाल करूंगा कि याद रखोगी। लोका की अकड़ अभी भी वैसी ही थी। गुमनाम है कोई, बदनाम है कोई, किसको खबर कौन है वो, अनजान है कोई। ये गाना पूरे महल में गूंजा था और एविल की शायद आवाज सुनी ये सॉन्ग कुछ ज्यादा ही सर्द लग रहा था कि लोका का जिस्म एक पल को ठंडा पड़ गया था। जैसा मैं तुम्हारा हाल करूंगी ना, उस सब सहने के लिए तैयार हो जाओ। और ये धमकियां तो तब काम आती हैं जब तुम जिंदा रहोगे। साहिल, तुम तैयार हो? मैं तैयार हूं एन। साहिल भी अपना लैपटॉप खोलता हुआ बोला। मीर, इसे कमरे में लेकर चलो। मीर ने लोका को किरपान से पकड़ा और खींचता हुआ एक कमरे में ले गया, जो शायद लोका का ही था। सामने बड़ी सी एलईडी लगी हुई थी। साहिल, कनेक्ट करो एलईडी से अपना लैपटॉप। कमरे की लाइट बिल्कुल बंद कर दी थी और कमरे में जो जीरो बल्ब लगा था, जिसकी रोशनी शायद सुर्ख थी, जो कि लोका ने अपने कमरे में ही वहशत फैलाने के लिए वो सुर्ख रंग का बल्ब लगाया था। और उस सुर्ख रंग की रोशनी से कमरे में मजीद वहशत बढ़ने लगी थी कि लोका को खौफ महसूस हुआ था। क्या करने वाले हो तुम लोग? लोका को थोड़ा खौफ महसूस हुआ था। तुम बस देखते जाओ,
कयान मीर एक साइड पर खड़े होकर अब तमाशा देख रहे थे। साहिल एक हैकर था जो किसी को भी हैक कर सकता था और वो डार्क वेब के साथ कनेक्ट करने लगा था। डार्क वर्क एक ऐसी वेब है जहाँ जिंदगियों के साथ सौदे किए जाते हैं, इंसानों के जिस्मों का सौदा होता है। ये डार्क वेब बाहर के मुख्तलिफ ममालिक के साथ कनेक्ट किया जाता है। वो वैसे इंसान इंसानों के हिस्सों को उनकी जगहों से अलग करवाते हैं अपनी मर्जी से, और उतने ही सब पैसे देते हैं जितनी तकलीफ दोगे उतने ही ज़्यादा आप लोगों को डार्क वेब वाले पैसे देते हैं। वो लोगों के जिस्मों की बोली लगाते हैं, वो हिस्सों को अलग करता है और ये सब मज़े से देखते हैं, लोगों की चीखों को एंजॉय करते हैं। और यही एन अब लोगों का हाल करने वाली थी। नहीं, ये तुम लोग मेरे साथ नहीं कर सकते। लोका चीखा था। उसे अब समझ आ गया था कि वो क्या करना चाहते हैं। एक पल को मुकम्मल खामोशी छाई थी और अगले ही लम्हे स्क्रीन पर लोगों के कमेंट्स शो होना शुरू हुए थे। $500 शुड कट हिज बॉडी। कई लोगों के कमेंट्स वहाँ शो होना शुरू हुए थे और बस एन को उसके ज़्यादा कमेंट पसंद आया था कि जो पैसे भी ज़्यादा दे रहा था। आई लाइक योर वे ऑफ टॉर्चर। एन ने उसकी आदमी को होश होते ही जवाब दिया और बाकी सब एन के लबों पर पहली सफाकियत भरी मुस्कुराहट देख कर सकते थे। एन ने लोका की तेज सार वाली कुल्हाड़ी उठाई। नहीं। लोका ये सब देखता चीखा था, लेकिन एन ने एक मुक्का लोका के मुंह पर मारा था। फिर एन ने वो कुल्हाड़ी उठाते लोका के जिस्म पर हल्के हल्के कट लगाना शुरू हुए थे, जिससे कट लगने से ही खून रिसने लगा था। लोका की चीखें उस रूम में गूंजी थी। वो रूम इतना खतरनाक लग रहा था कि कोई भी आम इंसान उस रूम में मौजूद नहीं था, ना ही रह सकता था। कयान और मीर तो एन का ये रूप देखकर लब मेज से खड़े थे, और कयान बेचारा क्या करता, उससे क्या पता था कि उसकी मासूम एन इतनी खतरनाक है, लेकिन बेचारा कर भी क्या सकता था। जगह जगह एन ने उससे कुल्हाड़ी से उसके जिस्म पर कट लगाए थे। गुमनाम है कोई, बदनाम है कोई, कौन है वो, किसको खबर, अनजान है कोई। सद पड़ती आवाज के साथ साथ ऐसा माहौल में वो खौफ पैदा कर रही थी। एन ने इतनी सफाई के साथ कट लगाए थे कि लोगों की जान ना निकले। आई लाइक इट। डार्क वेब पर कमेंट शो हुए क्योंकि एन का काम उन्हें पसंद आया था। एन ने मुस्कुराकर दोबारा से लोका की तरफ देखा। आई लाइक इट। यू नो व्हाट लोका, इविल किल्स इविल। बुराई ही बुराई को खत्म करती है। तुम्हारी ये चीखें, तुम्हारी अजियत मुझे सुकून दे रही है। चीखो और चीखो, ताकि आज इन सब लोगों की रूहों को सुकून हासिल हो जिनको तुमने उनके अपनों से जुदा किया था। इविल सर लहजे में बोलते उसके जख्मों पर नमक छिड़कने लगी। वो दर्द से बिलबिलाते चीख रहा था, लेकिन यह परवाह किसे थी। एन ने इतनी सफाकी से उसकी जिल्द उतारनी शुरू की थी कि एन का हाथ एक पल को भी काम पे नहीं थे, लेकिन कयान को तो उल्टी आनी शुरू हुई थी। एन ने कयान को देखा। आन, आप ठीक तो है ना? एन सब काम छोड़कर कयान की तरफ देखते हुए बोली। कयान ने गुस्से से एन की तरफ देखा। मेरी फिक्र मत करो, अपना काम करो। कयान के लहजे में हल्की महसूस करके एन मुस्कुराई थी। मुझे ऐसे ही मार दो। लोका दर्द के मारे करा रहा था और मिन्नत कर रहा था कि वो उससे और सजा ना दे, वो सह नहीं पाएगा। लेकिन जितने उसके गुनाह थे, एन तो उसको सारे गुनाहों की सजा देकर ही उसकी जान निकालेगी। नेक्स्ट। एन की सर्द आवाज वहां गूंजी थी तो वहां एक और तमाशाई का कमेंट शो हुआ। $1,000 द एंटायर स्किन फ्रॉम हिज नेक टू हिज स्टमक शुड बी रिमूव्ड। एन के मुंह से निकला था। नहीं, नहीं, प्लीज। लोका गिड़गिड़ाया था, लेकिन आज एन ने रहम नहीं खाना था। रहम खाते भी क्यों, कई सालों से तो वो इंतजार कर रही थी। एन ने सर लहजे में मुस्कुराते हुए कमेंट पढ़ा तो लोका जो दर्द से करा रहा था उसकी जान जाती गई। नहीं, नहीं इविल, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। तुम मुझे मार दो, लेकिन दर्द मत दो। वो उसके आगे अपनी मौत की भीख मांग रहा था, लेकिन इविल के चेहरे पर सफाक मुस्कुराहट थी। नहीं, नहीं लोका, तुम्हारा दर्द मेरे उस दर्द से बहुत कम है। जब मैंने अपने बच्चे को खोया, ये तो सिर्फ उसकी एक छोटी सी झलक थी। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम पे रहम करूंगी? एविल, एविल नाम है मेरा। वो गुस्से से उसके थाई से गोश्त काटते ठाड़ते हुए बोली तो उस कमरे के दरो दीवार एविल की दहशत से लरसे थे। रहम करो इविल, मुझे मार दो। लोका दर्द से धाइयां देते तड़प रहा था। ऐसे कैसे लोका, तूने मेरे बच्चे को मारा है? बड़े ही कमीने इंसान हो, लानत हो तुम पर। तुम जमीन पर खुदा बन बैठे थे ना जाने तुम्हारी वजह से कितने ही लोग अपनी जिंदगियों से हाथ धो बैठे। कई लड़कियों की इज्जत गई, तुम्हारे सीने में दिल नहीं पत्थर है।
अभी तुम्हारी सजा शुरू हुई है लोका। लोका तड़प रहा था, चीख रहा था, लेकिन एन के हाथ नहीं रुके थे। जिल्द उतारने के बाद एन ने साहिल को इशारा किया तो साहिल ने डार्क वेब से कनेक्ट खत्म कर दिया था। अब आती हूँ इस असल सरप्राइज की तरफ। मुझे ऐसे ही मार दो। लोका दर्द के मारे करा रहा था और मिन्नत कर रहा था कि वो उससे और सजा ना दे, वो नहीं सह पाएगा। लेकिन जितने उसके गुनाह थे एन तो उसको उसके सारे गुनाहों की सजा देकर ही उसकी जान निकालेगी। एन ने मीर की तरफ इशारा किया तो मीर ने एक इंजेक्शन एन को दिया। तुम जानते हो ये क्या है? एन ने इंजेक्शन लोगा के सामने करते हुए कहा। ऐसा इंजेक्शन जिसमें तुम्हारे इस गलीज बॉडी पर लगाते हैं वो फूलना शुरू हो जाएगी। नहीं, नहीं एन। एन ने वो इंजेक्शन उसके नाना करते भी उसके जिल्द में उतारी कि लोका एक पल को तड़प गया। कुछ ही देर बाद लोका के जिस्म पर फफोले बनना शुरू हो गए थे। उफ, इतनी हसीयत। कयान और साहिल जो मंजर ना देख दूसरी तरफ मुंह करके खड़े थे, एन उनसे कहने लगी, जबकि मीर बहुत आराम से खड़ा था। उसके लिए ये बड़ी बात ना थी। मीर के साथ, बिल्कुल साथ अर्शमान खड़ा था, जिसकी आंखों पर मीर ने हाथ रखा था, लेकिन वो अपने बाप का हाथ हटाकर सपाट चेहरा लिए लोका का अंजाम देख रहा था। इसमें कोई शक ना था कि वो अपने बाप की तरह मजबूत असाबों का मालिक था। जाओ जाकर जगह जगह बॉम्ब फिट कर दो। तुम कितनी सफाक हो एन। मीर एन से कहने लगा। एन के चेहरे पर सफाक मुस्कुराहट उभरी। तारीफ के लिए शुक्रिया। इन जैसे लोगों के लिए सफाक बनना पड़ता है। और तुम लोग जाओ मीर। अमान और साहिल तो बाहर चले गए थे, लेकिन कयान अपनी एन के पास ही था। लोका के जिस्म पर फफोले बन रहे थे। एन तो मुस्कुराती हुई आन के पास आई और उसके गले में बाहें डाली। आन, आप ठीक तो है ना? आपकी तबीयत तो ठीक है? एन कयान की थोड़ी पर लब रखते हुए बोली। तुम इस टाइम भी रोमांस सूझ रहा है एन। वो देखो। अभी मीर और अर्शमान रास्ते से गुजर रहे थे कि रास्ते में एक जंगल आया था और अर्शमान को वहां किसी की अजीबोगरीब आवाज़ें आई थी। पापा, ये कैसी आवाजें हैं? अर्शमान मीर को पुकार कर कहने लगा। मीर को भी वो आवाज़ें आई थी जैसे कोई जानवर बहुत ही दर्द में हो, लेकिन वो खतरनाक जंगल में जाना नहीं चाहता था क्योंकि साथ में अर्शमान था और अपने बेटे को कोई नुकसान नहीं होने देना चाहता था। लेकिन अर्शमान के बार बार कहने पर मीर ने गाड़ी रोकी थी और दोनों ही जंगल की तरफ बढ़े थे। थोड़ी ही दूर जाने के बाद वो उस आवाज़ से करीब पहुंचे तो देखा जहाँ एक ब्लैक कलर का शेर का बच्चा जख्मी हुआ पड़ा था। शायद वो उस जंगल से बाहर गया हो और लोगों ने उससे खतरनाक जानवरों को देखते हुए उसे पत्थर मारे थे, तो वो जख्मी होकर वहां ही पड़ा करहा रहा था। अर्शमान जल्दी से भागकर उसके पास गया, कि मीर ने उसे रोका। रुको आयुष्मान, वो खतरनाक भी हो सकता है। लेकिन पापा, ये तो छोटा सा बच्चा है, जख्मी है। मैं इसे पालूंगा। मीर ने उस छोटे से शेर के बच्चे को देखा जो कि वाकई में जख्मी था और अपनी आंखें खोल बंद कर रहा था, लेकिन उससे उठा भी नहीं जा रहा था। मीर उसके पास गया और उसकी टांग को देखा जो कि काफ़ी ज़्यादा जख्मी थी। अर्शमान की आंखों में आंसू आए थे। मीर तो उसकी नीली आंखों में आंसू देखकर जल्दी से उस शेर के बच्चे को उठाया था। मीर को पता था ये शेर की नस्ल बहुत ही रेयर है और ये पाकिस्तान में रखने की इजाज़त भी नहीं है, इसलिए वो चोरी चोरी उसे अपने सुल्तान मेंशन ले गया था और अर्शमान के कहने पर अब वो उसे ठीक करेगा और उसे अर्शमान ही पालेगा। और अब ये स्टोरी अर्शमान, डेविल और उसके बच्चे की स्टोरी आपको 20 का इश्क सीज़न 2 में देखने को मिलेगी। आज से उनकी स्टोरी इस नॉवेल में ख़त्म हो चुकी है।